हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे गए होंगे। आज हम करने वाले हैं ग्रेड 8 की साइंस, जो कि न्यू बुक है आपकी क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 8, नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बाकी आपके 7 चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले यहाँ पे प्रोब एंड पॉन्डर करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट हम इसको बाद में करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम चैप्टर में सीखने वाले हैं। लास्ट में हम इन्हें शेयर करेंगे। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट द वर्ल्ड अराउंड यू इज मेड ऑफ? कभी आपने सोचा है कि जो पूरी दुनिया है हमारे आसपास किस चीज़ से बनी है? लुक अराउंड, द स्टेयरकेस यू यूज, the air you breathe, the water in your bottle, the food in your lunchbox, the clothes and shoes you wear, the book you read, the trees outside, the ball you play with, and even the stick you carry. All of these are example of matter which you have learned in the earlier grades. तो वो कह रहे हैं जितनी भी चीज़ें आपके अराउंड है ना, टेबल, चेयर, बॉल, पेंसिल, इरेजर, फैन, वॉल, ये सब क्या है? मैटर है। मैटर क्या होता है बच्चों? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम मैटर बोलते हैं। जिसका भी मतलब जिस भी चीज़ का कुछ वजन है और उसका वो स्पेस घेर रही है कहीं पर भी, उसे हम मैटर बोलते हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. Most of the things around us are not made of just one substance. Rather, they are made up of 2 or more substances mixed together. तब वो बोल रहे हैं सारी की सारी चीज़ें जो है टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और जितनी भी चीज़ें हमारे अराउंड है ना, वो सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनी है, उसमें मिक्सचर है। मतलब वो एक या दो सब्सटेंसेस से बनी है, दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बनी हुई है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट सब्सटेंसेस कम टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर्स। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से अलग अलग सब्सटेंस मिक्सचर बनाते हैं। व्हाट आर मिक्सचर? मिक्सचर होता क्या एक्चुअली? आपने नमकीन खाई होगी, उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें रहती हैं। मूंगफली के दाने, ग्रीन कलर के दाने, और कुछ येलो कलर के होते हैं मोटे मोटे, कुछ छोटे छोटे बारीक बारीक सेवैयाँ टाइप होते हैं। तो सब क्या बोलते हैं? उसको मिक्सचर बोलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स योर पोहा? पोहा खाया आपने? पोहा के अंदर अनियन भी होता है, टमाटो भी होता है, आलू भी होता है, राई भी होती है, ये सब मिलकर पोहा बनता है। सो डिलीशियस। और हाउ टू मेक द परफेक्ट स्प्राउट सैलड? स्प्राउट सैलड खाइए, उसके अंदर भी हम काफ़ी चीज़ें मिलाते हैं। वाइल दिस डिशेज में सीम वेरी डिफरेंट, दे शेयर समथिंग इन कॉमन। दे आर बोथ मेड बाय मिक्सिंग सेवरल इंग्रेडिएंट्स। तो ये दोनों की दोनों डिशेज जो है बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनती हैं। वी ऑब्जर्व द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस इन एवरीडे लाइफ। जैसे शुगर को हम डिजोल्व करते हैं वाटर में, इट इज़ ऑल्सो मिक्सचर। एंड ऑल्सो सो आर द सूप्स एंड द लेमनेड। आप लेमनेड बनाते हैं, उसके अंदर नींबू डालते हैं, चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, तो ये सब क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। मिक्सचर का मतलब वही हो गया कि आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं, तो वो मिक्सचर कहलाता है। समझ में आया मिक्सचर आराम से क्या होता है? When two or more substances are mixed, where each substance retain its property, it is called mixture. अब यहाँ इन्होंने मिक्सचर की हमें प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन दी है। क्या? जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं और हर एक सब्सटेंस जो होता है उसकी प्रॉपर्टी रहती है सेम टू सेम। अब जैसे आपने नमकीन थी हमारे पास, राइट? तो नमकीन के अंदर आपको अलग अलग टेस्ट आता है ना सबका। आपको जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ग्रीन, उनको आप टेस्ट करोगे तो अलग आएगा। मटर होते हैं छोटे छोटे, उनका टेस्ट अलग आता है। अगर उसमें बेसन के टुकड़े होते हैं लंबे लंबे, सेवइयों वाला, उनका टेस्ट अलग आता है। मूंगफली का टेस्ट अलग आता है। तो मतलब हर एक की जो खुद की प्रॉपर्टी है ना, वो रिटेन रहती है। द इंडिविजुअल सब्सटेंस दैट मेक्स अप अ मिक्सचर आर कॉल्ड कॉम्पोनेंट्स। और ये जितनी भी इंडिविजुअल चीज़ें अलग अलग, उसको हम कॉम्पोनेंट बोलते हैं। द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा इसके अंदर, कि वो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनकी अलग से आइडेंटिटी होती है। In some mixture, the components like green gram, chickpeas, onion and tomato in a sprout salad are easy to see. तो हम जैसे आपने स्प्राउट की सैलड बनाई तो उसमें आपको हर चीज़ अलग अलग दिख जाएगी, राइट? उसमें प्याज अलग दिखेगा, टमाटो अलग दिखेगा, स्प्राउट्स अलग दिखेंगे, दाल अलग दिखेगी, राइट? तो इस तरीके से हमें वो अलग से दिख जाता है। Such mixture where the different components are generally visible with the naked eye or with a magnifying device are non-uniform in nature. तो वो वाले मिक्सचर जिसमें आपको सब चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं, ठीक है ना, आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको, तो उनको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। ओके, नाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स अराउंड यू? तो क्या आप और कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के? जैसे हो गया आपका ऑयल एंड वाटर।
ऑयल एंड वाटर में आपको अलग अलग दिख जाते हैं दोनों। सैंड एंड वाटर, उसमें भी आपको सैंड अलग से दिख जाती है मिक्सचर के अंदर। तो ये हो गए आपके नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। कैन यू, ये हो गया। नाउ ऑन द अदर हैंड सम मिक्सचर्स हैव कंपोनेंट्स दैट कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इवन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। और कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं कि आप उसके अंदर कंपोनेंट्स अलग अलग नहीं देख सकते चाहे आप माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर लो। जैसे शुगर एंड वाटर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इन द मिक्सचर। अगर आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर आपको शुगर पूरी डिजॉल्व हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, तो उस मिक्सचर में आपको कुछ नहीं दिखता। सॉल्ट के अंदर वाटर मिला तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। Such type of mixtures where the components are evenly distributed and cannot be distinguished are uniform in nature। तो यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स की और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर की। ये भी आप लर्न कर लेंगे, दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मिक्सचर के एग्जाम्पल हो गए, जैसे आपने रूह अफ़ज़ा बनाया, उसके अंदर पूरा का पूरा वो पिंक कलर मिक्स हो जाता है वाटर में। सेकेंड आपने लेमनेड बनाया तो उसके अंदर भी पूरा मिक्स हो जाता है, तो ये यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गए। अ स्टेप फर्दर, डू यू नो द स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो मिक्सचर। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो भी एक मिक्सचर है। स्टेनलेस स्टील कंटेन आयरन, निकल, क्रोमियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। तो स्टेनलेस स्टील में सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ है, उसके अंदर आयरन, निकल, क्रोमियम एंड कार्बन, ये 4 चीज़ों से बना है वो। They are mixed so uniformly that the entire mixture appears the same throughout and one cannot see the individual substances। तो सारी चीज़ें इतने अच्छे से मिक्सड रहती हैं इसके अंदर कि हमको सिर्फ चमकता हुआ एक बर्तन नजर आता है। Such mixtures are called alloys। अब alloy की definition देखते हैं। An alloy is a uniform mixture of 2 or more metals या फिर metal with a small amount of non-metal। तो alloy क्या होता है? यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है एक या ज़्यादा मेटल्स का या एक मेटल के साथ दूसरे नॉन मेटल का। alloys are made to improve the properties of the metal such as strength, hardness, corrosion resistance और appearance। तो हम ये एक मेटल के साथ दूसरा मेटल या नॉन मेटल क्यों मिलाते हैं? ताकि उसकी प्रॉपर्टी अच्छी हो जाए, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए, वो स्ट्रांग हो जाए, कोरोजन ना लगे, उसके अंदर रस्ट ना लगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के लिए हम मिक्स करते हैं उसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या आपके अलॉयज के? ब्रास, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ये सब एग्जाम्पल हैं आपके अलॉयज के। तो जो आपके यूटेंसिल्स हैं बर्तन, दे आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, इन सब से मिलकर आपके बर्तन बनते हैं। समझ में आ गया? Our scientific heritage, Mishra Loha was the name given to a mixture of 2 or more metals that had properties distinct from its constituent metals। तो ये मिश्र लोहा क्या था? ये एक ऐसा नाम दिया था उन्होंने, मिक्सचर का नाम था ये, जो कि मिक्सचर किसका था? आपका 2 और मोर मेटल्स का था, जिसकी प्रॉपर्टीज अलग थी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। मतलब जो मिश्र लोहा की जो प्रॉपर्टी थी वो अलग थी, जो कंपोनेंट से वो बना था उनसे। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट सच एज चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, रसरत्ना समुचया, रस जलानिधि etc. mention the use of alloys for medicinal purposes। For example, bronze, also known as kamsya, is an alloy made up of copper, tamara 4 parts and tin वंगा 1 part was used to improve the digestion and boost the immunity। तो ये सब मेडिसिन में यूज़ होने वाले अलॉयज़ हैं जो कि डाइजेशन इंप्रूव करते हैं और इम्यूनिटी वगैरह इंप्रूव करते हैं। ठीक है, चलो, इज एयर अ मिक्सचर? क्या एयर मिक्सचर है? यस, एयर भी मिक्सचर है क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्सड हैं। इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 यू लर्न अबाउट एयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन इन द चैप्टर नेचर्स ट्रेजर्स। इज एयर अ मिक्सचर? व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इट इज़? अगर एयर मिक्सचर है तो किस तरह का मिक्सचर है? You have learned that air is a uniform mixture of mainly nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and water vapor। तो ये 5 चीज़ें मिलकर आपकी एयर बनाती हैं। Out of these, oxygen is required by most of the living beings to stay alive। तो लिविंग बींग्स को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प इन कंबशन। कंबशन मतलब जब कोई चीज़ जलाते हैं उसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 78% ऑफ द एयर डज नॉट टेक पार्ट इन कंबशन। अब जो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा पार्ट उसी का है एयर के अंदर 78%, लेकिन वो कंबशन या जलाने में काम नहीं आती। वी ऑल्सो लर्न द एयर हैज़ वाटर वेपर इन इट। एयर के अंदर वाटर वेपर भी होता है, हमने पढ़ा। When warm air touches a cool surface, the water vapor turns into liquid water, forming tiny droplets। तो ये प्रोसेस हमको पता है, कंडेंसेशन होता है। जब भी वाटर वेपर कोई ठंडी जगह पे जाती है तो वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट बन जाती है। Recall the experiment where you tested the presence of carbon dioxide in air that we exhale। तो आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें हमें पता चलता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करते हैं लाइम वाटर से तो वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। नाउ लेट अस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। अभी एक एक्सपेरिमेंट हम फिर से करते हैं। एक्टिविटी 8.1, लेट अस एक्सपेरिमेंट।
टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट हाफ विद वाटर। एक ग्लास टम्बलर लो, उसको आधा पानी से भर दो। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम स्लोली टू इट। उसके अंदर क्विक लाइम ऐड कर दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Calcium oxide react vigorously with water to form calcium hydroxide and releases heat। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है हमारा, वो एकदम से पानी के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्विक लाइम में क्या होता है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और साथ में हीट रिलीज करता है। स्टर कंटिन्यूसली टू मेक सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि लाइम वाटर से कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये सबसे पहले इसमें आपको लाइम वाटर बनाना सिखा रहे हैं। तो उसके अंदर जब आपने मिक्स किया तो वो आपका लाइम वाटर तैयार हो गया। फिल्टर करो इसको एंड ऑब्जर्व इट्स कलर। उसका ऑब्जर्व कलर देखो। ये देखो पेट्री डिश में ए फिगर में उन्होंने लाइम वाटर रखा है जो कि हमें ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, कलरलेस। लीव दिस कलरलेस सॉल्यूशन इन अ पेट्री डिश फॉर अ फ्यू आवर्स। कुछ टाइम के लिए इसे पेट्री डिश में ऐसे ही छोड़ दो ओपन। कीप स्टिरिंग द सॉल्यूशन एट रेगुलर इंटरवल्स। और कुछ टाइम के बाद आप इस सॉल्यूशन को घुमाते रहो, हिलाते रहो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज इट टर्न मिल्की? क्या वो मिल्की हो गया, वाइट कलर का हो गया? कैन यू एक्सप्लेन वाई द सॉल्यूशन हैज टर्न मिल्की? यू नो दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद calcium hydroxide to form calcium carbonate which is insoluble tiny white particles and water। तो अब हमको पता है कि वो मिल्की क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी एयर के अंदर उसने इसके साथ मिक्स होकर आपका कैल्शियम, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था ना, वो रिएक्ट हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बना क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वाइट कलर के। Since lime water turns milky when exposed to air, this activity demonstrates the presence of carbon dioxide in air। तो क्योंकि वो लाइम वाटर मिल्की हो गया तो इससे हमें समझ में आता है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये इक्वेशन दी हुई है इन्होंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड with carbon dioxide it makes calcium carbonate and water, and calcium, due to calcium carbonate the water turns milky। Apart from gases, have you ever observed anything else present in the air? Gases के अलावा एयर में क्या होता है? Have you noticed tiny shining particles moving in a beam of light entering the dark room through a small opening? What are these particles? तो आपने देखा होगा कि जब कभी एक छोटी सी पतली सी रे ऑफ लाइट आती है ना, सनलाइट, एक डार्क रूम में आएगी ना तो ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। तो आपको उस रे के अंदर ना छोटे छोटे टेनी पार्टिकल्स नज़र आएंगे। तो एक्चुअली वो पार्टिकल्स होते क्या हैं? Activity 8.2, let's explore। Take a black sheet of paper, ensure that it is free from any visible dust particle। पूरी black sheet ले लो, उसके ऊपर कोई dust particle नहीं होना चाहिए। Place the black sheet of paper undisturbed near an open window। उसको open window पे टांग दो। Or in a garden for few hours। What do you observe? You may notice tiny particles settle on its surface। You may also use a magnifying glass to examine the particles more closely। अब आप कुछ टाइम जब उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपको नजर आएगा उस ब्लैक के ऊपर ना छोटे छोटे कोई टाइनी पार्टिकल जाके सेटल हो गए हैं। तो दिस शोज दैट डस्ट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द एयर। दे आर नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एयर एंड आर कंसिडर्ड पॉल्यूटेंट्स। तो वो जो पार्टिकल्स उसके ऊपर इकट्ठा हुए हैं ब्लैक पेपर पे, वो डस्ट पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि पॉल्यूटेंट्स होते हैं। The nature and the number of the dust particle in the air may vary from time to time and from place to place। तो जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा वहाँ की एयर में ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होंगे और जहाँ कम होगा वहाँ की एयर में कम डस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो इससे हमें प्रूव होता है एक्सपेरिमेंट से कि आपके एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। A step further, the major pollutants present in the air are particulate matter, dust, soot and gases like carbon monoxide, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide। The air quality index, जिसे AQI कहते हैं, it is a tool used to describe the air quality। एयर क्वालिटी डिस्क्राइब करने के लिए हम AQI यूज़ करते हैं, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है। ये आपसे MCQs में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मेजर पॉल्यूटेंट्स पता लग गया आपको एयर में इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से होते हैं? जैसे गैसेस कौन सी होती है आपकी? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और डस्ट पार्टिकल्स और सूट पार्टिकल्स ऑलरेडी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। वो जो सूट क्या होती है, वो जो स्मोक निकलती है ना आपके गाड़ियों में से, व्हीकल्स में से स्मोक निकलती है, उसे सूट बोलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर। You know that the term mixture is common usage refer to the mixing of two or more components। हमने पीछे पढ़ा 2 और more components के मिलने से वो मिक्सचर बन जाता है। The components of a mixture may themselves be mixtures as in poha and sprout salad or pure mixtures like sugar or common salt dissolved in water।
तो मिक्सचर में बता रहे हैं जैसे पोहा या स्प्राउट सैलेड में आपको सब चीज़ें अलग अलग दिखती हैं या फिर वो बिल्कुल डिजॉल्व हो जाता है, ऐसे शुगर पानी में घुल जाती है। However, in science, all the components of a mixture must be pure substances only. तो जितने भी components होते हैं ना हमारे मिक्सचर के वो प्योर सब्सटेंस ही होने चाहिए साइंस में। Mixture could be several types depending on physical state of the component. Some mixtures with their examples are shown in table 8.1. Complete the third column. तो एक बार हम देखते हैं कि कौन कौन से मिक्सचर्स हैं, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका गैस एंड गैस, एग्जाम्पल एयर। एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो ये यूनिफॉर्म मिक्सचर, आपको अलग अलग गैसेस तो नहीं दिखाई दे रही ना, पूरा यूनिफॉर्म मिक्सचर है। फिर दूसरा है गैस एंड लिक्विड, जैसे एरिएटेड वाटर है, सोडा वाटर है, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, या ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर है, तो ये भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। देन सॉलिड एंड गैस, जैसे कार्बन पार्टिकल्स एयर के अंदर है तो वो हमको नज़र आ जाते हैं, राइट। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया। अभी आपको एग्जाम्पल भी करके दिखाया था ना वो ब्लैक पेपर के ऊपर। देन लिक्विड एंड लिक्विड, जैसे एसिटिक एसिड इन वाटर, विनेगर हो गया, ऑयल इन वाटर। तो ये विनेगर जो है ये इसमें यूनिफॉर्म है, लेकिन जो आपने ऑयल को वाटर के साथ करा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि उसमें हमें ऑयल और वाटर अलग अलग नज़र आ जाएंगे ना। सॉलिड एंड लिक्विड, जिसके अंदर सैंड एंड वाटर या फिर सी वाटर। अब सैंड एंड वाटर जो है वो तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन सी वाटर जो है वो यूनिफॉर्म मिक्सचर है, क्योंकि उसके अंदर से आपको अलग से सॉल्ट नज़र नहीं आता। सिक्स्थ आया सॉलिड एंड सॉलिड, एग्जाम्पल जैसे बेकिंग पाउडर, उसमें आया आपका बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। तो जो बेकिंग पाउडर है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और दूसरा आया आपका एलॉयज, एलॉयज होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, उसमें आपको अलग अलग मेटल्स नज़र नहीं आते। नाउ यू लर्न इन अर्लियर ग्रेड्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। तो आपने अर्लियर ग्रेड्स में पढ़ा है कि मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे किया जाता है। इट इज़ डन टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। तो हमें सेपरेशन करना क्यों है, क्योंकि हम चाहते हैं जो मिक्सचर है उसके कॉम्पोनेंट्स अलग अलग हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, the example discussed were from everyday life, where separation is done to obtain the component of interest and other components are discarded. तो मतलब जो component हमें चाहिए हम वो रख लेते हैं और जो हमें नहीं चाहिए हम उसे हटा देते हैं। However, in science, the purpose of separating the mixture इज़ टू ऑब्टेन द प्योर सब्सटेंसेस। लेकिन साइंस में हम क्या करते हैं, जो हमको अगर मिक्सचर्स को सेपरेट करना है तो वो इसलिए करना है क्योंकि हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए। अच्छा देखो, घर में आप क्या करते हो, जैसे दूध है, अब उसके अंदर आपको अलग से घी बटर ये नज़र नहीं आता ना, लेकिन मम्मी क्या करती है उसमें से मलाई जो है वो निकालती है, फिर उसका घी बनाती है। तो घी जो है हमने उसको सेपरेट कर दिया दूध से, तो वो क्या हो गया, हमने उसके कंपोनेंट्स को अलग कर दिया, घी हमको चाहिए था वो रख लिया, और जो बाकी वेस्ट मटेरियल निकला वो हमने फेंक दिया। What are pure substances? अब pure substances क्या होते हैं? Have you ever noticed the word pure written on the packs of the some consumable items जैसे milk, ghee, spices? The word pure has slightly different meaning in common usage and in science. तो आपने यहाँ पे देखा घी के पैकेट में लिखा होता है प्योर घी या प्योर टर्मरिक पाउडर, लेकिन जो साइंस है ना उसके अंदर प्योर का मतलब अलग है। इन कॉमन यूसेज प्योर मीन्स अनएडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब वो प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। अनएडल्ट्रेटेड मतलब कोई मिलावट नहीं है, तो उसे कहते हैं हम प्योर। ये कॉमन लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। एडल्ट्रेशन क्या होता है, इट इज़ इलीगल प्रोसेस ऑफ एडिंग सब्सटेंसेज विच आर चीपर और द पुअर क्वालिटी टू अ प्रोडक्ट। तो एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि सामान में मिलावट कर देते हैं, जैसे दाल है उसके अंदर कंकड़ मिला देते हैं, और वो जो आपका धनिया आता है उसके अंदर भी हॉर्स की जो वो होती है ना बेटा वेस्ट मटेरियल, वो मिला देते हैं एक्चुअली में। तो ये सब चीज़ें करते हैं, ये मिलावट होता है, इसको एडल्ट्रेशन बोलते हैं, लेकिन ये इलीगल है। चीपर क्वालिटी या घटिया चीज़ को अच्छी चीज़ के साथ मिलाते हैं और अच्छे दामों में बेच देते हैं, तो इसे गलत चीज़ होती है, ये इलीगल है। सो दिस इज़ यूजुअली डन टू इंक्रीज द क्वांटिटी और रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो क्यों करते हैं ऐसा, जिससे कि क्वांटिटी बढ़ जाए और उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। However, it deteriorates the quality of the product, लेकिन इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। It can also make the product hazardous to health. ये प्रोडक्ट को आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, अगर आप ऐसा गंदा प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। In science, however, a pure substance is the one that has no other substance present in it. साइंस के अंदर प्योर का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी और सब्सटेंस प्रेजेंट ही नहीं है। For a scientist, even these products that look pure can be considered impure if they are made up of more than one substance. तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जैसे आपका घी हो गया या फिर ऑयल हो गया, अगर इसके अंदर कोई और चीज़ भी पड़ी हुई है ना तो वो इम्प्योर है, मतलब कोई भी दूसरी चीज़ डाली है इन्होंने।
जैसे आपका घी हो गया, घी हम तो कह रहे हैं ये प्योर घी है, लेकिन साइंटिस्ट बोलेगा ये घी प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल, डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स मिक्सड है, तो इसलिए ये घी एक से ज़्यादा चीज़ों से बना है, इसलिए ये मिक्सचर है, ये प्योर नहीं है, तो ये इम्प्योर है साइंटिस्ट की लैंग्वेज में। ओके, अ प्योर सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर that cannot be separated into other kinds of matter by any physical process। तो प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसको हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, चाहे कोई भी प्रोसेस लगा दो। When a scientist say that something is pure, it means that the substance consists of same type of particle। अगर साइंटिस्ट कह रहे हैं ना कि ये चीज़ प्योर है, तो इसका मतलब वो जो सब्सटेंस है उसके अंदर केवल एक पार्टिकल है और वो खुद ही है, ठीक है ना, और उसके अंदर कोई भी दूसरी चीज़ प्रेजेंट नहीं है। A step further, according to science, how would you classify milk, packed fruit juice, baking soda, sugar and soil as a mixture or pure substances? अब वो बोल रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें दी हुई हैं ये मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है। अब जैसे मिल्क है, हमें देखने से क्या लग रहा है, ये तो प्योर मिल्क है, खाली ये प्योर सब्सटेंस है, लेकिन नहीं। अकॉर्डिंग टू साइंस जो मिल्क है वो मिक्सचर है। क्यों? मिल्क यू लुक यूनिफॉर्म बट इट कंटेन वाटर, फैट, प्रोटीन एंड मिनरल, तो इट इज़ मिक्सचर, इसे कोलॉइड बोलते हैं। आगे जाके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका पैक्ड फ्रूट जूस, डेफिनेटली ये भी मिक्सचर है क्योंकि उसके अंदर वाटर है, शुगर है, फ्लेवरिंग एजेंट्स है, विटामिन है, सब कुछ है। फिर है आपका बेकिंग सोडा, ये सिंगल केमिकल कंपाउंड है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये प्योर सब्सटेंस है अकॉर्डिंग टू साइंस, क्योंकि इसके अंदर केवल सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और कुछ नहीं। फिर शुगर आई, केमिकली वन सब्सटेंस है सुक्रोज, ये भी प्योर सब्सटेंस है, शुगर को आप और किसी चीज़ में नहीं वो तोड़ सकते, शुगर शुगर ही है। देन सॉइल, सॉइल इज अ मिक्सचर, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सैंड है, क्ले, ह्यूमस, मिनरल्स, सॉइल में बहुत कुछ है। तब समझ में आ गया कि कौन सी मिक्सचर है और कौन से प्योर सब्सटेंसेज हैं। नाउ what are the types of pure substances? Recall the different states of water that you studied in Curiosity grade 6। What happened when water was cooled or heated? जब वाटर को कूल करते हैं, हीट कूल करते हैं तो आइस बन जाती है, हीट करते हैं तो वाटर वेपर बन जाते हैं। We observed that on cooling water gets converted into ice and on boiling it gets converted into vapor। We can get back water up on heating ice और cooling water vapor। तो हमें वाटर तो वापस मिल जाता है ना बच्चों, जब हम उसको आइस से पिघलाते हैं तो हमें दोबारा वाटर मिल जाता है। वाटर वेपर जब ठंडी जगह से मिलती है तो वहाँ से कंडेंसेशन होता है और आपका फिर से वाटर बन जाता है। इट शोज दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द पार्टिकल ऑफ वाटर रिमेन द सेम। तो मतलब पानी जो है वो सेम था, उसकी बस फॉर्म चेंज हुई थी, ठीक है ना, वो आइस बन गया या वाटर वेपर बन गया, बट था वो पानी ही। नाउ लेट अस परफॉर्म another activity in which we pass electricity through the water and observe its effect। अब वो कह रहा है हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वाटर से, ठीक है, और फिर देखेंगे क्या होता है। बच्चों घर पे मत पास करने लग जाना इलेक्ट्रिसिटी वाटर से, सीधा शॉक खाओगे और मम्मी को बुलाओगे आ जाओ आ जाओ। चलो, now let us experiment। Safety first। The activity must be performed under the supervision of the teacher। Be careful while handling sulfuric acid। Do not use lithium ion battery। तो ये सब चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। अब करना क्या आपको, कलेक्ट 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स, अ बीकर और अ ग्लास टम्बलर एंड अ 9 वोल्ट बैटरी लेनी है आपको। 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, उसके अंदर आपको वाटर डालना है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड होना चाहिए आपके पास और एक 9 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए। फिल 2/3 ऑफ द बीकर विद द वाटर एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। अब आपने एक बीकर लेना है, उसके अंदर आपको पानी भर देना और उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालनी है सल्फ्यूरिक एसिड की। फिल बोथ द स्मॉल 2 टेस्ट ट्यूब्स कंप्लीटली विद वाटर टेकन फ्रॉम द बीकर। अब इसी बीकर में जो पानी है ना, इसको दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल दो। अब क्या करो, प्लेस अ 9 वोल्ट बैटरी इनसाइड द बीकर। वो जो बीकर था ना जिसके अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था और पानी डाला था, उसके अंदर ये 9 वोल्ट की बैटरी रख दो। विदाउट स्पिलिंग द वाटर केयरफुली प्लेस द वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब्स ऑन ईच ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब ये बैटरी दिख रही है, इसके 2 टर्मिनल नजर आ रहे हैं ऊपर जो पॉइंट से उठे हुए हैं, इसके ऊपर आपको दोनों टेस्ट ट्यूब्स रख देनी है। ध्यान रखना उस टेस्ट ट्यूब में से पानी गिरना नहीं चाहिए, उसके आगे पहले अपना हाथ रख लेना और फिर उसको टर्मिनल ऑफ द बैटरी के ऊपर फिट कर देना। वेट फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम के लिए रुको। डू यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी गैस बबल्स एट बोथ द टर्मिनल साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब? क्या आपको कुछ गैस बबल्स फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं? लेट इट कंटिन्यू फॉर 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट्स के लिए ऐसा होने दो। ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन ईच टेस्ट ट्यूब। और अब देखो कितनी गैस जो है हर टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो रही है। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इज सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स? तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो कह रहे हैं दोनों टेस्ट ट्यूब्स में सेम है या अलग अलग है। ना रिमूव द टेस्ट ट्यूब्स वन बाय वन केयरफुली। धीरे धीरे दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हटा दो। टेस्ट दीज गैसेज वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग अ बंडल बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब एक कैंडल लो
उसे जलाओ और टेस्ट ट्यूब्स के मुंह के आगे रख दो, क्योंकि उसके अंदर गैस है। अब हम देखेंगे क्या होता है। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब कौन सी गैस जो है किस टेस्ट ट्यूब में है, ये देखो आपको सी फिगर में दिख रहा है। वो टेस्ट ट्यूब्स प्लेस कर रहे हैं टर्मिनल ऑफ द बैटरी के ऊपर, और उसके बाद नीचे वाली फिगर में हमारी हाइड्रोजन गैस और एक में ऑक्सीजन गैस बनी हुई है। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग गैसेज आई हैं। अब देखो मैं आपको दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपने बैटरी डाली इसमें 9 वोल्ट्स की, और दोनों पे जो टेस्ट ट्यूब्स रखी है हमने, सेम वाटर था उसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड वाला, ठीक है। और दोनों को इन्वर्ट करके हमने एक एक इलेक्ट्रोड पे रख दिया। अब आपको पता है बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है ना आपका, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी आपने पानी से पास करी तो उसके अंदर जो पानी था वो टूट गया हाइड्रोजन आयन्स में और आपके ऑक्सीजन में। अब जो हाइड्रोजन था वो प्रोड्यूस हुआ आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हुई गैस आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। और ये वाली गैसेज जो है वो टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट होती गई। जैसे जैसे गैस ऊपर जाती गई, पानी को वो नीचे की तरफ पुश करती गई, और पानी के लिए वहाँ पे जगह बन गई, और सॉरी गैस के लिए वहाँ पे जगह बन गई। तो एक टेस्ट ट्यूब में जो नेगेटिव वाला था वहाँ आपकी हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो गई, और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था आपका, वहाँ पे आपकी ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप दोनों को टेस्ट करके देखेंगे कि किस में कौन सी गैस है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम उसको टेस्ट करके देखेंगे। आपने दोनों टेस्ट ट्यूब्स ली, और अब आप एक बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे दोनों एक एक टेस्ट ट्यूब के माउथ के आगे। तो जो हाइड्रोजन वाली जिसमें टेस्ट ट्यूब है ना, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, उसके अंदर आपको पॉप की साउंड सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है वो हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, उसमें एकदम से आग पकड़ती है। तो उसमें से आपको एक जैसे छोटा सा पटाखा फूटता है ना, पॉप, ऐसे ऐसे आवाज़ आएगी। और दूसरे में जो ऑक्सीजन है वो उसके अंदर जब आप कैंडल लेके जाएंगे तो बर्निंग और ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हमारे कंबशन में या बर्निंग में हेल्प करती है, तो वहाँ पर आपको लाइटिंग ज़्यादा दिखने लगेगी। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या है। तो यहाँ पे बच्चा क्या पूछ रहा है, कैन दीज कलेक्टेड गैसेस बी वाटर वेपर। नहीं, ये वाटर वेपर नहीं है, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है। तो लड़की क्या बोल रही है, दीज गैसेज आर नॉट वाटर वेपर, अदरवाइज दे वुड हैव कंडेंस्ड बैक टू फॉर्म वाटर। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई द गैसेज। अब वो दोबारा आइडेंटिफाई कर रहे हैं गैसेज को कि कैसे, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सेफ्टी फर्स्ट, परफॉर्म गैस टेस्टिंग विद केयर, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेटअप। ऐसा ना तुम्हारे मुंह पे ही आग आ जाओ फिर घूमते फिर इधर से उधर। To test the gases present in the 2 test tube, bring the burning candle near the mouth of each test tube. Burning candle लेकर आओ. A pop sound can be heard from one, indicating the presence of hydrogen gas. In the other test tube, the flame of the burning candle will go brighter, और ज़्यादा हो जाएगी, confirming the presence of oxygen. ठीक है, उसकी लाइटिंग और ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है। तो बच्चों डायग्राम ज़रूर बना के आना, अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक्सपेरिमेंट आएगा ना, तो अब आपको पूरा समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो इस डायग्राम को भी बना कर आना। चलो, नाउ फ्रॉम एक्टिविटी 8.3 वी कैन इन्फर दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ से पता लगा लिया। अगर कोई ये भी पूछता है कि वाटर इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सबको पता है H2O फॉर्मूला है, लेकिन उसे प्रूव कैसे करना है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। वाटर इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नाउ एवर हर्ड ऑफ, when electric current is passed through water, it breaks down into hydrogen and oxygen. Is this a chemical change or a physical change? Recall Curiosity grade 7 chapter Changes Around Us, Physical and Chemical. तुम बोलो हमें ग्रेड 8 का याद नहीं है भैया, पहला चैप्टर, 7 का तो बहुत दूर की बात है ना। तो वो पूछ रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी वाटर से तो वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट गया, तो ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है, बताओ। तो ये एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यू सब्सटेंस बन गया है, वाटर से वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बन गए, जो टोटली न्यू सब्सटेंस है और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो और हम वापस इसको दोबारा पानी नहीं बना सकते, आप इन दोनों को कंबाइन करके मिक्स कर दूँ और पानी बन जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये केमिकल चेंज है। चलो अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स। व्हाट आर एलिमेंट्स? द 2 सब्सटेंसेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्ड इन एक्टिविटी 8.3 आर प्योर सब्सटेंसेज एंड आर टर्म्ड एज एलिमेंट। तो ये जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर जो 2 सब्सटेंस बने आपके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हैं एलिमेंट्स। ये हमारे क्या बन गए? अब एलिमेंट्स हो गए। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और एक एलिमेंट जो है वो एटम से बना होता है। दीज पार्टिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट। तो ये जो पार्टिकल जिससे एक एलिमेंट बना है वो डिफरेंट है दूसरे एलिमेंट से। Elements are substances that cannot be further broken down into simpler substances. These are the building block of all the matter.
सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स आर गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन एटसेट्रा। अब एलिमेंट में समझने वाली क्या चीज़ है बच्चों, कि जो एलिमेंट है ना उसको आप दोबारा ब्रेक नहीं कर सकते हो, बस वो ख़त्म। अब वो जो एलिमेंट है वही है, ठीक है ना, इसको आप दोबारा किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो वो एलिमेंट हो गया। अ स्टेप फर्दर, द एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। Two or more such atoms combine and form a stable particle of that element called a molecule। तो वो कह रहे हैं जो एटम है ना, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते और वो आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तब वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे दो एटम आपके हाइड्रोजन के मिल गए तो उन्होंने क्या बना दिया, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। जब दो हाइड्रोजन के एटम मिल जाएंगे तो उसको हम बोल देंगे कि एक मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे ही सिमिलरली टू एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो दो एटम जब ओके ओके कलेक्ट हो जाएंगे तो वो O2 बन जाएगा, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो बेसिकली बच्चों एलिमेंट क्या हुआ, एलिमेंट जो है एक प्योर सब्सटेंस है जिसको जो कि एक टाइप के एटम से बना है और आप इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते, ना ही किसी फिजिकल मेथड से ना ही किसी केमिकल मेथड से। तो ये हो गया एलिमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन। और यहाँ ये देखो फिगर में ए में आपको दिखाया है मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल, ये दो एटम मिलके हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल बनाया और नीचे दो एटम मिलके ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, जो रेड कलर में दिख रहा है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो दो एटम कलेक्ट हो गए आपके मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब एलिमेंट जो है इनको क्लासीफाई किया इन्होंने कैसे, एक मेटल्स में और एक नॉन मेटल्स में। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम ये सब मेटल है, जबकि जो कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ये सब नॉन मेटल्स हैं। Isn't it interesting to know that some elements like silicon and boron have intermediate properties between those of metal and non-metal? अब कोई कहेगा कि कोई ऐसी चीज़ बताओ जो कि ना तो मेटल है ना ही नॉन मेटल है, ठीक है, तो वो होते हैं आपके सिलिकॉन और बोरन। इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटल्स की भी होती हैं नॉन मेटल्स की भी होती हैं, उसके बीच में होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर ग्रेड। सो इनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो जो आपके मेटलॉइड्स होते हैं ना, ये सेमीकंडक्टर्स की तरह हम यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर मतलब जो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी अपने पास होने देते हैं, लेकिन मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, मेटल से कम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है लेकिन नॉन मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सेमीकंडक्टर हो गए। तो ये कंप्यूटर चिप्स वगैरह इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, जो सिलिकॉन होता है। तो ये होती है इनकी दोनों की मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी। अब अ स्टेप फर्दर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट इज़ 118 एंड मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो आज की डेट में 118 आपके हैं एलिमेंट्स, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द देम जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 11 एलिमेंट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ऑल ऑफ विच आर नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन एटसेट्रा। तो वो कह रहे हैं जो 11 एलिमेंट्स हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, जैसे आपके ऑक्सीजन हो गई, हीलियम होगी, सब नाइट्रोजन ये गैसेज है ना, और ये सब नॉन मेटल्स हैं, तो ये हमारे पास गैसियस स्टेट में है। ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सबको पता है मर्करी विच इज़ मेटल एंड ब्रोमीन विच इज़ अ नॉन मेटल। तो 2 एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड हैं रूम टेम्परेचर पे, अदरवाइज सॉलिड है या फिर गैस है, ठीक है। तो ये सारे बेटा MCQs में आपको पूछ सकते हैं। ऑल्दो गैलियम एंड cesium are solid element, they become liquid at a temperature around 30 डिग्री सेल्सियस and turn into liquid। तो जो गैलियम एंड सीजियम है ना, ये सॉलिड एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये लिक्विड में कब कन्वर्ट हो जाते हैं, जब इनका टेम्परेचर 30 डिग्री के अराउंड हो जाता है, तब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको एलिमेंट समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। मोर देन 45 डिफरेंट एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, कोबाल्ट, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, they are used in manufacturing of mobile phone including its screen, battery and other components। तो मोबाइल फ़ोन वगैरह बनाने के भी सब काम आते हैं जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं बच्चों कंपाउंड्स के बारे में। Why cannot we separate hydrogen and oxygen present in the water by physical means? अब physical means से कि आप अपने हाथ से जो पानी है उसके अंदर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हो? नहीं। In water, the particles of hydrogen and oxygen are so tightly attached to each other that it is generally impossible to separate them apart using physical method। Physical method से आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते अपने हाथ से या छान कर या फिल्टर करके, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। That is why water is a compound। इसीलिए वाटर जो है वो कंपाउंड है।
कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म समथिंग इंटायर न्यू। आपको पता है कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं जब कोई भी दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक नई चीज़ का निर्माण होता है, एक अलग ही चीज़ बन जाती है और आप उस नई चीज़ को तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप कंपाउंड बोलते हैं और वो फिक्स रेशियो में ही आपस में मिलती हैं, जैसे H2O। ठीक है, दो आपके हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हैं और एक आपका ऑक्सीजन का है। The properties of compounds are different from those of the elements forming that compound। तो जो एलिमेंट्स उसको बना रहे हैं, हाइड्रोजन बना रहा है, उसको ऑक्सीजन बना रहा है, उनसे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी क्योंकि बिल्कुल एकदम न्यू सब्सटेंस बना है आपका। द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। आप किसी भी फिजिकल मेथड से उन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हो। From activity 8.3, we find that the molecules of water are made up of two different elements, hydrogen and oxygen, combined chemically in a fixed ratio। तो जो वाटर किसका बना है, सबसे सिंपलेस्ट आपको एग्जांपल मिला है बुक में। वाटर किसका बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का फिक्स रेशियो के अंदर। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर हैज बीन फाउंड टू बी 2:1। मीन्स हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 है। Are common salt and sugar elements or compounds? Let us find. Sodium, a soft metal, and chlorine, a hazardous gas, combine to form a harmless yet taste-enhancing substance that is essential for our lives। अब आपको पता है जो आपका सॉल्ट है वो किसका बना होता है? NaCl। Na क्या होता है आपका? सोडियम। और Cl क्या होता है आपका? क्लोरीन। वैसे क्या होता है ना, सोडियम जो है वो एक सॉफ्ट मेटल है, राइट, और जो क्लोरीन है वो बहुत ही खतरनाक गैस है। ठीक है, तो जब वो दोनों कंबाइन होती हैं तो वो हमको सॉल्ट बना के देती हैं, जो कि हम डेली खाते हैं, उससे हमको कोई भी नुकसान नहीं होता। तो मतलब ये भी क्या हुआ? कंपाउंड हुआ। क्यों? क्योंकि सोडियम अलग चीज़ है, आपका जो क्लोरीन है वो अलग चीज़ है, लेकिन जब दोनों मिल गए तो उन्होंने सोडियम क्लोराइड बनाया, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं। दिस सब्सटेंस इज नोन एज सोडियम क्लोराइड which is made up of particles of sodium and chlorine in 1:1 ratio। और दोनों का रेशियो क्या है इसमें? 1:1। NaCl इसका फॉर्मूला है, तो इसमें दोनों में 1:1 है। We learned that dissolved sodium chloride, that is common salt, may be separated from water by physical process of evaporation। तो अब आपको समझ में आ गया, सोडियम क्लोराइड जो है वो एक कंपाउंड है जो कि मिलकर बना है एक सोडियम एटम का, एक क्लोरीन एटम का, बिल्कुल न्यू चीज़ बन गई है। लेकिन क्या जो सॉल्ट को आपने पानी के अंदर डिजॉल्व करा है, क्या वो भी एक कंपाउंड है? नो। जब आप सॉल्ट को पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो आप सॉल्ट और वाटर को इवेपोरेशन से अलग अलग कर सकते हैं। इसका मतलब वो केवल एक मिक्सचर है। ठीक। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड इनटू इट्स एलिमेंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस? क्या आप सोडियम क्लोराइड को तोड़ सकते हो? नहीं, उसको हम नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो नाउ लेट अस एक्सप्लोर इफ वी कैन सेपरेट एलिमेंट्स इन शुगर। क्या हम शुगर के एलिमेंट्स को आप तोड़ सकते हो? ठीक है, इसको एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब लो, खाली उसके अंदर शुगर के क्रिस्टल डाल दो, हीट करो उसको। ठीक, जैसा फिगर में शो किया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? बेटा सब जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, अपने टीचर के साथ खड़े होकर किया करो, अकेले ने नहीं करना। एज यू हीट द शुगर, अब जब आपने खाली शुगर को हीट करने की कोशिश करी तो इट टर्न्स ब्राउन, कैरेमलाइज हो जाती है, वो ब्राउन कलर की हो जाती है। लेटर इट बिगिंस टू चार, दैट इज इट टर्न्स ब्लैकिश। और आप और उसको गैस पे रखेंगे। आप इसको घर पे भी कर सकते हैं, राइट। आप किसी पैन में शुगर ले लो, लेकिन उसके बाद मम्मी बहुत डांटने वाली है क्योंकि पैन पूरा जल जाएगा। तो उसके अंदर शुगर क्रिस्टल्स डालोगे तो पहले वो ब्राउन कलर की होगी और उसके बाद वो ब्लैक कलर का चार टाइप बन जाएगा। You will find small droplets of water inside the boiling tube near its open end। अब जब आप बॉइलिंग ट्यूब में जब कर रहे हो अपनी स्कूल के लैब में, तो आपको दिखेंगे कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना, जहाँ पे उसका ओपन एंड की तरफ कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर आ गए। वेयर डिड दिस वाटर कम फ्रॉम? आपने तो पानी डाला नहीं, आपने सिर्फ शुगर क्रिस्टल्स डाले थे। वॉज इट इज द ड्राई शुगर और डिड इट कम बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर? तो ये जो वाटर वेपर है ये आए कहाँ से? ये क्या ड्राई शुगर से आए या फिर ये वाटर वेपर के कंडेंसेशन से आए? सिंस वी आर हीटिंग द ट्यूब द वाटर मस्ट हैव कम फ्रॉम ड्राई शुगर एंड नॉट फ्रॉम द एयर। तो वाटर ज़रूर ड्राई शुगर से ही आया होगा क्योंकि हम उसको हीट कर रहे थे। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? चारकोल, कार्बन इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉइलिंग ट्यूब। अब वो शुगर तो आपकी पूरी जल चुकी है, कार्बन पार्टिकल्स बन गए, चारकोल बन गया, उसका ब्लैक कलर की हो गई है वो। You can scoop it out and watch glass
एंड एक्सप्लोर इफ इट बर्न्स लाइक अ कोल। अब आप उसको एक ग्लास उसमें निकालो और देखो क्या ये बर्न करती है कोल की तरह। जैसे कोल भी तो क्या है, कार्बन ही है ना, चारकोल ही है, तो वो किस तरीके क्या बर्न करती है। शुगर डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग एंड गिव्स कार्बन एंड वाटर। तो अब हमें ये समझ में आया, जब शुगर को हमने हीट किया तो वो हीट होके डिकम्पोज हो गई, टूट गई दो पार्टिकल्स में। क्या, एक कार्बन बन गया और ऊपर जो वाटर वेपर हमें ट्यूब के उस ऊपर मुंह पे दिखाई दिए वो वाटर बन गया। ये देखो फिगर के अंदर वो सबसे पहले शुगर को हीट कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब लिए उन्होंने और होल्डर से पकड़ा है, हाथ से मत पकड़ना जल जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग ट्यूब लिया, उसके अंदर उन्होंने शुगर डाली है, स्पिरिट लैम्प के ऊपर रख दिया है और ऊपर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में जब शुगर हीट हो गई तो नीचे सिर्फ कार्बन या चारकोल बचा और आपका ऊपर वाटर आ गया। तो शुगर डिकम्पोज हो गई, टूट गई दो चीज़ों में। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। थोड़ा सा बेटा मेरा गला खराब है आज। As you know, water consists of hydrogen and oxygen. Hence, sugar cannot be an element. तो आपको पता ही है जो वाटर है वो किसका बना है बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब शुगर जो है वो एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमें शुगर नहीं दिखाई दी ना, ऊपर वाटर आ गया, नीचे कार्बन आ गया, बिल्कुल नई चीज़ हो गई। तो शुगर जो है वो एलिमेंट नहीं है। It may be stated that sugar is a chemical compound consisting of the element of carbon, hydrogen and oxygen. तो अब हमें इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ गया कि शुगर क्या है, वो भी एक कंपाउंड है, राइट। शुगर सॉल्यूशन जो है बेटा वो कंपाउंड नहीं है, वो तो मिक्सचर है, लेकिन जो शुगर है खाली वो एक कंपाउंड है, क्योंकि जब हमने उसको जलाया तो हमको समझ में आया कार्बन मिला, वाटर मिला, हाइड्रोजन मिला, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड तीसरी क्या चीज़ मिली, कार्बन। तो तीन चीज़ें मिली हमको शुगर को जलाने के बाद। इसका मतलब शुगर जो है वो भी कंपाउंड है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से मिलकर शुगर बनी है आपकी, जो कि बिल्कुल एक न्यू चीज़ है। ओके, अच्छे से क्लियर हो गया। चलो लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट द कंपाउंड्स, और देखते हैं कंपाउंड्स के बारे में जानकारी लेते हैं। सेफ्टी फर्स्ट। This activity must be demonstrated under the supervision of teacher. It may be performed in the fume hood or a well ventilated area. Do not inhale the gas. तो जो हम एक्टिविटी करने वाले बच्चों एक ऐसे एरिया में करना जहाँ की खिड़कियाँ हों। Take 5.6 grams of iron fillings and 3.2 grams of sulfur powder on a watch glass. Observe them carefully. अब देखो हमने ए फिगर में क्या लिया, आपकी आयरन फिलिंग्स ली हैं। इससे कितना ग्राम्स लेना है, 5.6 ग्राम्स, और 3.2 ग्राम्स आपको लेना है यहाँ पे सल्फर पाउडर। उसको वॉच ग्लास के ऊपर रख दो, जब जैसे डिश सी बनी है ना, इसके ऊपर रख दो ग्लास की। मिक्स देम थॉरली इन अ वॉच ग्लास। लेबल दिस मिक्सचर एज सैम्पल ए। अब दोनों को मिक्स कर दो और उसको भी एक ग्लास पे रख दो और देखो, ऑब्जर्व इट केयरफुली। Is this a uniform or a non-uniform mixture? Can you still observe both iron fillings and sulfur as separate substances? हाँ, जब आप आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स करेंगे तो आपको दोनों अलग अलग नजर आएंगे, राइट। वो आपस में मिक्स नहीं हो जाएंगे। टेक हाफ ऑफ द सैंपल ए इन चाइना डिश एंड जेंटली हीट इट विथ कंटिन्यूस स्टिरिंग अंटिल अ ब्लैक मास इज फॉर्म्ड। अब उसको एक चाइना डिश में लो, ठीक है, उसको हीट करते रहो, कंटिन्यूसली स्टर करते रहो, साथ साथ हिलाते रहो। Let the content of the china dish cool. Place this black mass in the mortar and grind it with the help of a pestle. अब आपने इस दोनों को मिक्सचर को हीट कर दिया, अच्छे से हीट कर देना है, और उसके बाद इसको मोटर लेकर, पेसल लेकर, वो होता है ना बेटा, एक कटोरी सी होती है और ऊपर एक डंडा सा होता है, उससे मार मार के उसको पूरा का पूरा पीस दो। नाउ पुट इट ऑन अनदर वॉच ग्लास एंड लेबल इट एज सैम्पल बी। अब उस जो मिक्सचर आपने अभी हीट करके ग्राइंड करके लिया उसको आप एक दूसरी डिश पे रख दो, ठीक है, दूसरे ग्लास पे लिख दो, उसे सैम्पल बी लिखो। Now you have two samples. आपके पास अब 2 samples आ गए, sample A and sample B. Compare both the samples A and B step by step and record your observation. A में क्या था, आपने केवल आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स करके रख दिया था हाथ से फिजिकली, लेकिन B में आपने क्या किया, उसको हीट किया, फिर ग्राइंड किया और उसके बाद उसको ग्राइंड करके फिर ये वाला मिक्सचर आया। Now step 1 में अपीयरेंस कैसी है, कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ सैम्पल A एंड सैम्पल B लाइक इन टेक्सचर, कैसा उसका कलर एंड टेक्सचर है। तो पहला आपका अपीयरेंस है, कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ सैम्पल ए एंड सैम्पल बी लाइक कलर एंड टेक्सचर। तो आपको नजर आएगा पहले का कलर भी डिफरेंट, उसमें आपको आयरन फिलिंग्स का कलर अलग नजर आ रहा है ब्लैक, और जो सल्फर पाउडर का कलर है वो अलग नजर आ रहा है। दूसरा आप मैग्नेट टेस्ट करेंगे। टेक अ मैग्नेट एंड मूव इट ओवर द सैम्पल ए एंड सैम्पल बी 1 by 1. व्हाट डू यू ऑब्जर्व। और जब आप मैग्नेट लेंगे तो जो पहले वाला आपका मिक्सचर है ना, उसके अंदर जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, सल्फर पाउडर अपनी जगह पर ही रह जाएगा। तीसरा आपको करना है गैस टेस्ट। गैस टेस्ट में क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल ए इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपने सैम्पल ए जो है आपका उसको टेस्ट ट्यूब में लिया, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, डाइल्यूट वाला,
ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत केयरफुली करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस, ये बर्न कर सकता है आपकी स्किन पे। What do you observe? Gently smell the evolved gas by wafting it towards your nose. हल्का सा देखो वो जो गैस निकली है उसकी स्मेल कैसी है। Test the evolved gas by bringing the burning splinter or a lighted candle near the mouth of the test tube. तो अब उसके आगे एक बर्निंग कैंडल लेकर आओ और देखो क्या वो फ्लेमेबल है, क्या उस गैस से आग पकड़ रही है या नहीं पकड़ रही। ये देखो सैंपल ए है आपका और वो सैंपल आपका बी है। ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, जो आपने पूरा ग्राइंड करके डाला है वो सैंपल बी है। बच्चों जब भी आप ये चीज़ें हैंडल कर रहे हो अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर तो बहुत ध्यान से करना, कभी भी कोई चीज़ डायरेक्टली अपने नोज़ के ऊपर मत डाल देना, ठीक है ना, उससे गंदा इफेक्ट पड़ता है, आपको स्मेल भी बहुत बुरा आएगा। तो इस टेबल को हम फिल करते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस कैसी होगी। जो फर्स्ट सैंपल है आपका जिसके अंदर आपने केवल उसको मिक्स किया फिजिकली, उसमें वो ब्लैक एंड येलो कलर के पार्टिकल्स विजिबल होंगे। ब्लैक कौन से हैं, वो आयरन पार्टिकल है। येलो कौन से हैं, आपके सल्फर पार्टिकल हैं। इनके टेक्सचर कैसा होगा, कोर्स होगा, मतलब एकदम दुरदरा सा होगा, खुरदरा एंड डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स हमें अलग अलग नज़र आ जाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है ये। दूसरा वाला कैसा होगा सैंपल आपका, वो पूरा का पूरा ब्लैक है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है, ब्लैक मास होगा, सेम अपीयरेंस होगी पूरे के पूरे सैंपल की आपकी, अलग अलग आप कोई भी पार्टिकल्स उसमें नहीं देख सकते। दूसरा हमने आयरन टेस्ट किया इसके अंदर, तो जो पहले वाला है उसके अंदर आयरन फिलिंग्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट की तरफ। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट के साथ तो आयरन अट्रैक्ट होता ही है, लेकिन जो दूसरा सैंपल है उसमें मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि उसकी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई है और वो दोनों मिलकर उन्होंने एक कंपाउंड बना दिया है। तीसरा गैस, फर्स्ट वाले में गैस इवॉल्व इज कलरलेस एंड ओडरलेस, जो हाइड्रोजन होगी, ठीक है, उसमें सिर्फ कलरलेस ओडरलेस गैस निकलेगी। ऑन ब्रिजिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर कैंडल अ पॉप साउंड ऑफ हाइड्रोजन बर्न्स। तो आपको पता है जब भी हाइड्रोजन गैस जो होती है उसके सामने कोई भी जलती हुई चीज़ लेकर आओ तो वो एक पॉप की साउंड देती है, राइट। लेकिन जो गैस इवॉल्व होगी आपकी दूसरे सैंपल के अंदर वो कलरलेस होगी और रॉटन एक्स स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आएगी उसके अंदर से, जैसे सड़ा हुआ अंडा हो। हाइड्रोजन सल्फाइड होगा वो। कौन सी गैस होगी वो, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। कोई पॉप साउंड नहीं आएगी ऑन टेस्टिंग, बिहेवियर डिफर फ्रॉम द हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग है, हाइड्रोजन की अलग है। तो अब आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, हम डिस्कशन पॉइंट्स और क्लियर हो जाएगा। डू द सैंपल ए एंड बी लुक सेम, नो। Which sample exhibit magnetic property? Sample A. Can we separate the components of sample A and B? Sample A के yes we can separate, B के not. On adding dilute hydrochloric acid, do the gases evolve in both the sample A and B? Yes, sample A में hydrogen and sample B में hydrogen sulfide. Also categorize the substances used in this activity into mixture, compound and elements. तो आई होप आप इसको आराम से कर पाएंगे। हम देखते हैं एक बार फिर। वी कैन से दैट सैंपल ए इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, आयरन एंड सल्फर। जो आपका सैंपल ए है वो किसका मिक्सचर है, आयरन एंड सल्फर का, और ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है आपका। इट्स कॉम्पोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर ब्लैक एंड येलो कलर्ड पार्टिकल्स कैन बी सीन। तो इसका जो मिक्सचर है इसने अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन करी हुई हैं और हम इसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स देख सकते हैं। On bringing magnet near the sample A, iron fillings are attracted towards a magnet, hence iron and sulfur can be separated. ठीक. Now you might have observed that in sample A, iron is the mixture react with the dilute hydrochloric acid to form iron chloride and hydrogen gas. ठीक है. So the gas is colorless, had no smell and burns with a pop sound. तो समझ में आ गया आपको। फर्स्ट वाले सैंपल में आपका आयरन क्लोराइड बना और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकली जब उसने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। तो ये गैस कलरलेस होती है, कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन पॉप साउंड आती है। तो ये रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इक्वेशन में, आयरन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सल्फर ऑन द अदर हैंड is left as yellow solid at the bottom of the test tube. This shows that sulfur does not react with the hydrochloric acid. और सल्फर आपको टेस्ट ट्यूब में नीचे ही मिल जाएगा, केवल आयरन फिलिंग से रिएक्ट करी। इसका मतलब सल्फर जो है वो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। सैंपल बी आया, द ब्लैक मास ऑब्टेन्ड इन सैंपल बी इज आयरन सल्फाइड। तो जो हमें सैंपल बी है वो आयरन सल्फाइड है, क्योंकि हमने उसे ग्राइंड करके मिक्सचर बनाया है। We observe that texture and the color are the same throughout. इसका टेक्सचर भी बिल्कुल सेम होगा। It is found by heating of the two elements iron and sulfur. It is not attracted by magnet. इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है।
The new substance has completely different properties and iron and sulfur can no longer be separated. तो इसके अंदर एक बिल्कुल नई चीज़ बन चुकी है और इसके अंदर से हम आयरन और सल्फर को सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी हालात में. Hence we can say that a compound has been formed. इसका मतलब अब ये हमारे पास कंपाउंड बन गया है. Can you explain now why the magnet has no effect on sample B? क्योंकि उसमें आयरन फिलिंग्स जो है वो प्रॉपर्ली सल्फर के साथ मिक्स हो गई हैं और एकदम न्यू सब्सटेंस बन गया. आपने उसे हीट किया, ग्राइंड किया तो वो कंपाउंड बन गया. उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसीलिए वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा. Also sample B, iron sulfide react with dilute hydrochloric acid to form iron chloride and hydrogen sulfide gas. अब इसके अंदर जो है सल्फर भी रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वो दोनों वैसे भी नया कंपाउंड बन चुका है और इसके अंदर दो चीज़ें बनी आपकी, एक आयरन क्लोराइड बना और एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनी. ठीक है. दिस गैस इज कलरलेस एंड हैज रॉटन एग ऑर्डर. मतलब जो अंडा सड़ जाता है उस तरह की स्मेल इसमें से निकलती है. नीचे अब आपको एक क्वेश्चन दिखाई है इन्होंने. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हाउ डू वी यूज़ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. हम इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को, मिक्सचर को. अब आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. एलिमेंट्स अलग अलग चीज़ें जो हैं, कंपाउंड्स जो वो एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं, जुड़कर बनाते हैं, और मिक्सचर्स जब आप उसको किसी पानी में घोलते हैं या कुछ भी मिक्सचर बनाते हैं उसको हम मिक्सचर बोलते हैं. एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर आर ऑल अराउंड अस. The air we breathe in is a mixture of gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide. जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं वो भी एक मिक्सचर ही है क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं. वाटर विच इज़ असेंशियल फॉर लाइफ, वो क्या है, कंपाउंड है विच इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स. Now elements like iron and aluminium are used to construct bridges, buildings and vehicles. तो एलिमेंट जैसे आपके आयरन हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, ये किसके लिए काम आते हैं, आपके ब्रिजेस बनाने के काम आते हैं, पुल बनाते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो, आपके घर में कितनी सारी चीज़ें हैं वो बनती हैं. Understanding these concepts is not just about recognizing what surrounds us, it is also the key to innovation. For instance, chemists study how elements combine to create compounds, enabling them to invent life-saving medicines and vaccines to fight the diseases. वो कह रहे हैं ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए यही नहीं है कि बस आपको पता लग जाए चलो ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है. नो, इससे आप फिर नई नई चीज़ें बना सकते हैं. जैसे केमिस्ट है, वो एक नई नई चीज़ें इन्वेंट करता है, तभी तो हमारी मेडिसिन बनती हैं. This knowledge also helps in the creation of fertilizers, thereby enhancing crop production that feeds the ever-increasing human population globally. तो यही इन्हीं सब केमिकल्स के रिएक्शन करा करा के वो लोग फर्टिलाइजर्स बनाते हैं जिससे कि क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा उगती हैं और पूरी दुनिया का पेट भरती हैं. तो बच्चों ये सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपको ये सब चीज़ें ध्यान से देखनी है, अच्छे से समझनी है, सिर्फ रटने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए नहीं, ताकि आप आगे चलकर कुछ अच्छा इनोवेट कर सकें, कुछ बना सकें. Engineers and material scientists rely on their surroundings of compounds and mixture to design materials with unique properties. For example, they have developed alloys like stainless steel, which is stronger and more durable than the pure iron. Stainless steel पता है आपको, उसके अंदर आयरन भी रहता है, स्टील भी रहता है, तो वो ज़्यादा stronger होता है than pure iron. Wood, steel and concrete, which are used as building materials, are all mixture. तो ये सब चीज़ें mixture रहती हैं. You learned that various metals are obtained from minerals. Let us learn about these minerals. अब हम पढ़ेंगे minerals क्या होते हैं. A step further, an example of a wonder material developed by material scientists is graphene aerogel. This is made up of carbon and is said to be the lightest material on the earth. तो एक नया मटेरियल बना है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफीन एरोजेल. ये लाइटेस्ट मटेरियल है, कार्बन से बना हुआ लाइटेस्ट मटेरियल है अर्थ पर. इट इज़ सो लाइट दैट इवन ग्रास कैन होल्ड इट. तो ये इतना हल्का है कि जो ग्रास होती है कितनी सॉफ्ट होती है वो भी इसको होल्ड कर सकती है. सोचो. इट इज़ हाईली पोरस एंड देयरफॉर हैज़ हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी. तो बहुत पोरस है, तभी तो लाइट वेट है क्योंकि बहुत पोरस है. और दूसरा ये बहुत सारी इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, काफ़ी चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकता है. फॉर दिस रीज़न इट इज़ पोटेंशियली बी यूज्ड एज एन इन्वायरमेंटल क्लीनर. For example, to clean up oil spills in both seas and on land, it is used in fabricating energy-saving devices and special coatings of the building. तो ये सारी की सारी impurities को अपने अंदर absorb कर लेता है. तो क्या क्या चीज़ों के काम आता है, जैसे oil spills हो जाते हैं seas and land में, इंडस्ट्रीज से आपका गंदगी आती है, उसके कभी कभी पूरे ऑयल के टैंक्स जो होते हैं वो उसमें पलट जाते हैं सी में, तो उन सबको क्लीन करने में ये हेल्प करता है. Now what are minerals? Most rocks are the mixture of minerals
विच कैन बी व्यूड विद द आइज और बाय यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास और अ माइक्रोस्कोप। तो जो रॉक होते हैं, आपके पत्थर होते हैं ना, बेसिकली उनके अंदर मिनरल्स ही होते हैं। Some of the minerals are called native minerals, which are pure elements and not compounds. These can be metals जैसे gold, silver, copper etc. और नॉन मेटल जैसे सल्फर, कार्बन etc. तो वो कह रहे हैं कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो नेटिव होते हैं। मतलब नेटिव का मतलब होता है बेटा प्योर एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स नहीं होते। जैसे आपके गोल्ड है, वो प्योर मिनरल है आपका। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो ये कंपाउंड नहीं है, प्योर एलिमेंट्स हैं ये। और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ये भी सब प्योर फॉर्म में है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। तो ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो कि दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइन होकर बने हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स इंक्लूड्स क्वार्ट्ज, कैल्साइट, माइका, पायरोक्सिन एंड ओलिविन। Many things that we use in our everyday life are made up of minerals or elements extracted from minerals. तो जितनी भी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बेसिकली ज़्यादातर वो मिनरल से ही बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीमेंट इज मेड अप ऑफ कैल्साइट, क्वार्ट्ज, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड विच आर मिनरल्स और आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स। टैल्कम पाउडर इज मेड अप ऑफ मिनरल टैल्क। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिनरल से ही बनी हुई हैं। ये देखो फोटो में दिखा रखा है, क्वार्ट्ज, कैल्साइट, माइका, पायरोक्सिन, ओलिविन एंड टैल्क। तो ये सब मिनरल से मिलता है हमको। तो अगर हम शॉर्ट में देखें, व्हाट आर मिनरल्स? दे आर नेचुरल सॉलिड सब्सटेंसेस जो कि हमें अर्थ पे मिलते हैं। दे हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन वाइल मेनी आर कंपाउंड्स, अ फ्यू आर प्योर एलिमेंट्स। तो ज़्यादातर मिनरल जो होते हैं कंपाउंड्स ही हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो प्योर एलिमेंट्स भी हैं, जैसे हमने पढ़े गोल्ड, सिल्वर, है ना। नेक्स्ट आया आर साइंटिफिक हेरिटेज, यूज ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स इन इंडियन आर्ट। तो इंडियन आर्ट में किस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। द ढोकरा आर्ट इज एन ओल्ड क्राफ्ट फ्रॉम बिहार एंड ओडिशा दैट यूजेस डिफरेंट मेटल्स टू क्रिएट ब्यूटीफुल फिगर्स इंस्पायर्ड बाय द नेचर। देखो अभी अलग अलग मेटल्स से यूज से ही तो बनाया ना इन्होंने, कितना प्यारा ढोकरा आर्ट करी भी इन्होंने। द प्रोसेस बिगिनस विद शेपिंग एंड डिज़ाइन इन द बीज वैक्स। तो सबसे पहले ये बी वैक्स जो होती है ना, जो आपको ये मधुमक्खी से मिलता है, जो कि वो अपने हनी कॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो उस वैक्स से पहले वो डिज़ाइन बनाते हैं, फिर जो वैक्स का मॉडल बन गया, इट इज़ कवर्ड विद द क्ले टू मेक अ मोल्ड। तो ये जो वैक्स का इन्होंने बनाया ना एक, उसके ऊपर फिर वो क्ले लगाते हैं, ठीक है ना, और उससे एक मोल्ड बनाते हैं, उसके क्ले लगा के ताकि वो डिज़ाइन जो है उस मोल्ड पे आ जाए आपकी क्ले पे। फिर जब वो क्ले हार्ड हो जाती है, फिर द वैक्स इज मेल्टेड आउट। जब वो क्ले पूरी हार्ड हो जाती है तो उसके अंदर से जो वैक्स हमने डाला है वो मेल्ट करके बाहर निकाल देते हैं, और जो डिज़ाइन होता है उसके अंदर छप जाता है और एक हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाती है क्योंकि वैक्स चला गया। दिस स्पेस इज देन फिल्ड विद द मोल्टन ब्रास और ब्रॉन्ज विच मेक्स ढोकरा आर्ट स्ट्रॉन्ग एंड गिव्स इट शाइनी गोल्डन कलर। अब क्या करना है, आपके पास मोल्ड तैयार हो गया। आपने देखा होगा ना छोटे छोटे मोदक, लड्डू वड्डू बनाती है मम्मी, या गुजिया बनाती हैं, सबकी मम्मी बनाती होंगी, तो वो एक मोल्ड हो गया, प्लास्टिक का मोल्ड। इसी तरीके का एक मोल्ड यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब आप उस प्लास्टिक के मोल्ड में क्या डालते हो, अपना गुजिया का वो डालते हो, मैदा वाला जो रोटी होती है, और उसके अंदर फिलिंग भरते हो और बंद कर देते हो, और आपकी वो पूरी की पूरी बाहर आ जाती है। इसमें आपको क्या करना है, मोल्टन ब्रास डालना है, ठीक है, मतलब पिघला हुआ ब्रास डालना है। वो आप डालेंगे, उसको सेट होने के लिए रख देंगे, और फिर आप उसको जब निकालेंगे उस मोल्ड के अंदर से, तो वो आपको ढोकराट बनी हुई नजर आ जाएगी, और वो गोल्डन कलर की रहती है, बहुत शाइनी रहती है। This figure often show the animal, people and nature reflecting tribal creativity and traditions. तो ये जो फिगर्स है ना जो ढोकरा आर्ट में बनती है, वो बेसिकली एनिमल्स की बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एनिमल की बनाई है, और लोगों की बनाती है, नेचर की बनाती है, जो कि दिखाता है कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो कितने क्रिएटिव हैं। उनके वो अपने ट्रेडिशनल चीज़ें दिखाते हैं, जैसे उन्होंने एनिमल्स देखे हैं, कैसे ऑर्नामेंट्स वो पहनते हैं, क्या क्या करते हैं, उस टाइप से वो दिखाते हैं इस ढोकरा आर्ट में, ठीक है। ये हमारी साइंटिफिक हेरिटेज हो गई। चलो आगे चलते हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। अब एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ही हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर के। मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। और मैटर किसका बनता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड का, ठीक है। नाउ दे मेक द मटीरियल वी सी एंड वी यूज एवरी डे। हाउएवर नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। अब जब वो कह रहे हैं सारी चीज़ें हमारे अराउंड है वो सब मैटर नहीं है, राइट। जो लाइट है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन थॉट्स एंड इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, बट दे आर नॉट मेड अप ऑफ मैटर। आप ना लाइट देख सकते हो, ना हीट देख सकते हो, फील कर सकते हो इन चीज़ों को, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देख सकते, तो ये सब चीज़ें मैटर की नहीं बनी है। अंडरस्टैंडिंग वॉट मैटर इज एंड वॉट इट इज़ नॉट हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस।
तो क्या मैटर है क्या नहीं है, उससे हम चीज़ों को अच्छे से बारीकी से समझ सकते हैं। अब हम स्नैपशॉट्स पढ़ते हैं, मतलब समरी चैप्टर की। अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। These substances retain their individual properties and do not react chemically with each other. तो मिक्सचर क्या हो गया आपका, ये मिक्सचर की डेफिनेशन लर्न कर लेना यहाँ से। 2 और मोर सब्सटेंसेस जब दोनों को मिक्स करते हैं और वो दोनों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं, ठीक है, वो केमिकल कंपाउंड नहीं बनाता ऐसा कुछ भी, तो वो रिटेन रहती है दोनों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज और केमिकली वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये होते हैं मिक्सचर्स। इसी के अंदर आते हैं आपके होमोजीनस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर जैसे आपका सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर हो गया, एकदम यूनिफॉर्म है, कुछ दिखता नहीं है। और हेट्रोजीनस जो हमने अभी आयरन फिलिंग्स और सल्फर का मिक्सचर किया था, उसके अंदर हमें दोनों पार्टिकल्स अलग से नजर आ रहे थे, वो हेट्रोजीनस मिक्सचर था। सेकेंड पॉइंट, द इंडिविजुअल सब्सटेंसेज दैट मेक अप अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कॉम्पोनेंट्स। तो जो जो इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट है, जैसे शुगर और आपका वाटर हो गए, दोनों कॉम्पोनेंट्स हो गए। A pure substance consists of same type of particle. All the constituent particles of that substance behave identically. तो जो प्योर सब्सटेंस के अंदर केवल एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं और सब सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। प्योर सब्सटेंस कैन बी ईदर एन एलिमेंट या कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेज दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। एलिमेंट को आप दोबारा ब्रेक नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंस। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर। Substances which are composed of 2 or more elements combined chemically in a fixed ratio and have different properties from the constituent elements are called compounds. तो फिक्स रेशियो में जब 2 एलिमेंट्स मिलते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज एकदम चेंज हो जाती है, नया सब्सटेंस बन जाता है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। अब मिनरल्स आया। मिनरल्स आर नेचुरल सॉलिड सब्सटेंसेस फाउंड ऑन द अर्थ। They have a fixed chemical composition. Most often they are compounds but rarely and they can also be pure elements. तो मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरल सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो आपको अर्थ पे मिलते हैं। दूसरा, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी फिक्स्ड होती है, फिक्स अमाउंट में मिक्सड होते हैं वो। और मोस्ट ऑफन दे आर कंपाउंड, ज़्यादातर वो कंपाउंड्स ही होते हैं, लेकिन कुछ आपके प्योर एलिमेंट्स भी होते हैं जो हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, सल्फर, ये सब। तो बच्चों इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश होता है। आप सबने बोला था मैम एक ही वीडियो में अब चैप्टर बताया कीजिए, इसलिए मैं वीडियो लंबी हो जाती है, बट आई मेक श्योर कि एक ही वीडियो में मैं आपको चैप्टर दे सकूं। मुझे पता है अलग अलग पार्ट्स में जाके देखना बहुत टफ हो जाता है यूट्यूब पे, तो कोई बात नहीं, एक ही हम उसमें वीडियो में बना देंगे एक चैप्टर, और आप इसको अच्छे से पढ़िए। और इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, फिर नोट्स, और उसके बाद हम MCQs करेंगे। आपको कोई और चैप्टर करना है पहले तो आप मुझे बता सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाके बच्चों साइंस, हिंदी और आपका सोशल साइंस वो सब देख सकते हैं। और आप अपने जो जूनियर्स हैं ना, ग्रेड 7 के बच्चे, उनको भी बोलो कि वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, उनके भी वीडियोज़ हैं 6 और 7 के। चलो, टेक केयर बच्चों, स्टे अवेयर, बाय बाय।